हेलो बच्चों, आपका ऑनलाइन स्टडी चैनल KVVMIC में स्वागत है। बच्चों, मैं सुशील पाठक आज आपके समक्ष कक्षा 8 के विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम जो विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे दैनिक जीवन से बहुत अधिक संबंध रखता है। हम आज जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उस चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान एवं तकनीकी, जो हमारा पाठ नंबर 2 है। इस पाठ में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे जीवन के प्रत्येक चरण में जो हम दिनचर्या में अपने उपयोग कर रहे हैं उससे बहुत बड़ा गहरा संबंध रखता है। जैसा कि इस पाठ का नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान और तकनीकी। सबसे पहले विज्ञान और तकनीकी के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि विज्ञान क्या है। विज्ञान का मतलब मैंने आपको बताया था, पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। विज्ञान जो बनता है वो बी प्लस ज्ञान, दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर जो हमारा वी है इसका मतलब है विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है उसके बारे में जो हम शिक्षण ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, किसी चारों ओर जो हमारे चारों तरफ है उसके बारे में जो विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं वही क्या हमारा विज्ञान है। अब बात आती तकनीकी। अब विज्ञान है क्या? तो ये विज्ञान जो है, विज्ञान युक्ति देता है। विज्ञान क्या करता है? युक्ति देता है, और उस युक्ति को हमारे दैनिक जीवन में ढालना, अर्थात हमारे दैनिक जीवन में उसे उपयोग में लाना क्या है? हमारा तकनीकी या प्रौद्योगिकी है। इसे हम तकनीकी भी बोल सकते हैं और प्रौद्योगिकी भी हम कह सकते हैं। फिर एक बार आपको रिवाइड कर दे रहा हूँ कि विज्ञान जो है वो एक युक्ति है। विज्ञान जो है युक्ति देता है, और तकनीकी या प्रौद्योगिकी क्या है? तकनीक को हम प्रौद्योगिकी भी कह सकते हैं। तो तकनीक या प्रौद्योगिकी क्या है? उस युक्ति को हमारे जीवन में ढालना, अर्थात हमारे जीवन में उसे उतारना क्या है? हमारा तकनीकी या प्रौद्योगिकी है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, जो हम पढ़ेंगे, उसे हम संचार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, अंतरिक्ष के क्षेत्र में पढ़ेंगे, रक्षा के क्षेत्र में पढ़ेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ेंगे, परिवहन के क्षेत्र में पढ़ेंगे, विनिर्माण के क्षेत्र में पढ़ेंगे, उद्योग के क्षेत्र में पढ़ेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में पढ़ेंगे, कृषि के क्षेत्र में पढ़ेंगे, और हम व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में। अर्थात इन पॉइंटों के अंतर्गत हमारा जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं बचा जिसमें हम विज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि सबसे पहला है हमारा इसमें संचार के क्षेत्र में। सबसे पहले हम किस पर चर्चा करते हैं? संचार के क्षेत्र में। आप जानते हो जो पहले क्या होता था, पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे, पुराने समय में संचार की व्यवस्था के लिए जो आज हम घर बैठे बैठे कहीं भी सूचना तुरंत पहुंचा देते हैं और 1 सेकंड के अंतर्गत हमारी सूचना पहुंच जाती है, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था? पहले पत्राचार का माध्यम अधिक होता था। पत्राचार के माध्यम से बहुत शुरू में, आपको पुरातन की बात बताऊं तो बहुत पहले पक्षी का एक नाम जो आपने सुना होगा, कबूतर, वो भी एक संचार व्यवस्था की अंतर्गत आता था। वह भी पत्राचार का एक माध्यम था। उसके बाद परिवर्तन हुआ और फिर पत्राचार को लेकर एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता था। वह व्यक्ति उस पत्र को लेकर दूसरे के पास जाता था और वहां पर मैसेज अर्थात संदेश पहुंचाता था। उसमें थोड़ा सा और सुधार हुआ, तो उसके बाद पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत लेटर डाल दिए हमने, और वो लेटर 2 दिन, 4 दिन या 6 दिन में वो हमारा पहुंच जाता था। अब उसमें और सुधार हुआ। आज हम देख रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस से हमारी बहुत योजनाएं चल रही हैं, बहुत कार्य चल रहे हैं, परंतु आज हम देखते हैं कि लेटर व्यवस्था पोस्ट ऑफिस में बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास नई तकनीकी आ गई, और नई तकनीक के अंतर्गत क्या है? उसमें सबसे पहले हमारा फोन व्यवस्था, इंटरनेट व्यवस्था। यह ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम संचार के द्वारा, इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा स्मार्टफोन है। क्या हमारा बहुत बड़ी पहल है स्मार्टफोन। तो इंटरनेट भी हमारे पास। ये 2 सुविधाएं हमारी आज ऐसी हो गई हैं कि इसमें हम घर बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति से 1 सेकंड में बात कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम, इंटरनेट के माध्यम से एक ईमेल प्रोसीजर है, उसके द्वारा हम अपनी बात को तुरंत लिखकर दूसरे व्यक्ति के पास तुरंत पहुंचा सकते हैं, तुरंत भेज सकते हैं। आज हमें व्यक्ति भेजने की आवश्यकता नहीं है जो हमें बहुत समय लगे, लेटर भेजने की आवश्यकता नहीं है जो बहुत समय लगे।
आज क्या है, आज तो तुरंत घर बैठे हैं, मोबाइल से नंबर डायल कीजिए और सामने वाले व्यक्ति से बात कर लीजिए। दूर देश में, विदेश में, कहीं भी व्यक्ति बैठा हो, आज हम देख रहे हैं, हम मोबाइल पे वीडियो कॉल के जरिए और हम उससे आमने सामने बात करें, जैसे कि हम बिल्कुल उससे आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। वो व्यवस्था क्या हमारी वीडियो कॉल के द्वारा, वो किससे होती है, स्मार्टफोन के द्वारा होती है। इंटरनेट के द्वारा ईमेल से कोई भी अपना मैसेज दूर भेज सकते हैं। तो आज हम जो देख रहे हैं और भी व्यवस्था है इसमें, जरा फैक्स है हमारा, फैक्स के द्वारा भी हम बहुत सारी चीज़ों को तुरंत लिखा और हमने दूसरे के पास फैक्स कर दिया, दूसरे के पास फैक्स पहुंच गया, उसने उसे तुरंत रिसीव कर लिया। तो हम देख रहे हैं जो संचार की व्यवस्था है उसमें एक क्रांति सी आई है और हम जो प्रातः उतनी जो समझे वो आज नहीं है। आज हम तुरंत किसी मैसेज को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं और अपनी बात को दूसरे तक भेज सकते हैं। ये क्या है हमारी, ये हमारी संचार व्यवस्था है। संचार व्यवस्था में एक हमारा, हम अपनी बात को रिकॉर्ड करके दूसरे पास भेज सकते हैं। कोई हमारे पास चित्र है, पिक्चर है, उसे हम खींचकर दूसरे पास भेज सकते हैं। कोई आंकड़ा है तो हम आंकड़े को भी दूसरे के पास भेज सकते हैं बहुत जल्दी से। किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा और स्मार्टफोन के द्वारा। तो आज हम देख रहे हैं हम संचार की व्यवस्था में बहुत आगे निकल चुके हैं। चलिए अब आगे आता है हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र में जो बहुत उपयोगी है। अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष जो हमारा ऊपर चंद्रमा, मंगलयान, सूर्य, क्या ये सब हमारा अंतरिक्ष में ही तो है। अर्थात जो हमारे ऊपर आकाश में जो स्थित है वो क्या हमारा अंतरिक्ष है। आज हम देखेंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत हमारा काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आपने एक, अभी हमने पिछले लेसन में एक नाम पढ़ा था, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनका आपने नाम सुना होगा। ये एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जो आज हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहे हैं, वो इन्हीं की देन है। अंतरिक्ष में आपने एक जो हमारा वैज्ञानिक संगठन है, जैसे हम कह सकते हैं भारतीय अनुसंधान केंद्र इसरो, उसकी स्थापना किसने की थी, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। और कब की थी, 1 नवंबर 1969 को। इसरो का आपने नाम सुना होगा। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1969 यानी कि 1969 को किसने की थी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनके द्वारा अंतरिक्ष में जाने के लिए भारत अपने मार्ग पर प्रशस्त हुआ। इन्होंने आगे, हमारे यहाँ पर जो है 2 प्रकार के उपग्रह होते हैं जो अंतरिक्ष में, जैसे हम कोई भी यदि चंद्रयान है या मंगलयान, आपने नाम सुना है, जो भेजा गया था हमारा, वो जब भेजा गया तो उसके लिए 2 प्रकार के उपग्रह जिनके द्वारा हम प्रक्षेपण करते हैं। एक हमारा PSLV, इनकी पोलर सैटेलाइट, क्या होता, पोलर सैटेलाइट हमारा लॉन्चिंग व्हीकल, और दूसरा है हमारा GSLV यानी कि ग्लोजिकल सैटेलाइट और हमारा लॉन्चिंग व्हीकल। ये 2 हमारे उपग्रह जिसके द्वारा प्रक्षेपण किया जाता है। हम कोई भी यदि अंतरिक्ष में कोई भी अपना उपकरण भेजते हैं तो किसके द्वारा, ये 2 PSLV या GSLV के द्वारा भेजते हैं। जैसे कि आपने देखा पहले चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था, कब भेजा गया था, 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। उसके बाद मंगलयान भेजा गया, कब भेजा गया, 24 सितंबर 2014 को भेजा गया था। उसके बाद हमारा चंद्रयान 2 जो हमारा 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। कहाँ से भेजा था, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया था और यह हमारा 2:45 प्रक्षेपित किया गया था। हमने देखा तो आज हम क्या, अंतरिक्षीय क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज जो ऐसी सुविधाएं हमने डेवलप कर ली हैं जो एक भारत हमारा उच्च श्रेणी में गिना जाने लगा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब आता है हमारा रक्षा के क्षेत्र में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने देखा है, हम पुरातत्व में देखें, अपने पुराने समय में देखें तो हम देखते हैं टीवी पर, हम रामायण भी देखते हैं, महाभारत भी देखते हैं और अनेक ऐसी पुरानी फिल्में भी देखते हैं। आपने देखा है कि पुराने समय में जब युद्ध स्तर पर हमारे पास वो उपकरण नहीं थे जो आज हैं। पुराने में क्या था, भाला था, गदा थी, तलवारें थीं। ये चीज़ें पुराने समय में युद्ध के लिए उपयोग की जाती थी। हमारा धनुष बाण था, ये चीज़ें उपयोग की जाती थी। परंतु आज ऐसा नहीं है। आज उसमें हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अपनी देश की रक्षा में हम स्वयं
अपने ऊपर डिपेंड है, किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं, हम आत्मनिर्भर हैं। आज हम अपने देश की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। आज आपने देखा है हमारे पास मिसाइल्स हैं, जेट विमान हैं, टैंक हैं, और हमारे क्या बोलते हैं कजर ऐसे हमारे जो जेट विमान मतलब जो लड़ाकू विमान है वो हैं। आप देखते हैं हम नए नए उपकरण, आज हमारे पास मिसाइल्स हैं, अग्नि 4 है, ब्रह्मोस 2 है। ये ऐसी मिसाइलें हैं जो सतह पर बस मिसाइल सतह से सतह पर वार कर सकते हैं। एक हमारे पास और भी हमारी बैरिस बैरक एक हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी हुई है जो हमारी हवा मिसाइल दूसरे की मिसाइल दुश्मन की मिसाइल को हवा में ब्लास्ट कर सकती है, यानी कि हवा में नष्ट कर सकती है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा इसका जब देखें जो हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र में है, इसका एक ऑफिस है, जैसे बोलते DRDO, क्या बोलते हैं हम इसे, DRDO, ठीक है नहीं। अब जो हम इसे DRDO बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफेंस हमारे क्या रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात ये जो हमारा एक ऐसा केंद्र है जिसमें रक्षा के लिए नए नए मिसाइल्सों का निर्माण है, नए नए जेट विमान हैं, और भी कई सारे हमारे ऐसे रक्षा उपकरण हैं जो नए नए निसर्ग नए खोजें होती रहती हैं और हमारे देश के लिए नए नए रक्षा उपकरण मिलते रहते हैं। आपने हमारे पास K4 है, क्या है हमारे पास, K4 मिसाइल है, अग्नि 4 जो लगभग 4000 मारक क्षमता वाली होती है, 4000 किलोमीटर तक ये मार करती है। ब्रह्मोस है हमारे पास जो हमारी नीचे स्तर से सतह पर भी वार कर सकती है। ये ऐसी मिसाइलें हैं हमारे पास जो आज हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज हमें किसी देश के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा देश लगातार रक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। अब उसके बाद आता है हमारे पास चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या पूरे संसार में एक बहुत ही बड़ी समस्या चल रही है जिसे हम एक बीमारी है कोरोना बोलते हैं। पर इस पर भी आप देखते हैं हमारा देश भी और अन्य देश भी लगातार इस बीमारी से निजात पाने के लिए खोज कर रहे हैं। हमारे यहाँ वैक्सीन भी आ गई है जो आप लोग भी और सभी इसे लगवा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जिससे काफ़ी लोग इस बीमारी से बच भी रहे हैं। तो क्या चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारा देश बहुत अग्रणी बना हुआ। आपने देखा है पहले समय में बहुत बीमारियां होती जाती थीं, परंतु उन बीमारियों का पता नहीं लगता था, तो डॉक्टर्स अपने वैद्य के पास जाते थे और अपने हाथ दिखाया, वैद्य की जो समझ में आया उसने वो मेडिसिन दे दी, फ़ायदा हुआ तो ठीक है, नहीं तो बीमारी और बढ़ जाती थी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। परंतु आज ऐसा नहीं है। आज हमारे पास ऐसे ऐसे उपकरण हैं जिनसे किसी भी बीमारी का बहुत ही जल्दी पता चल जाता है और हम उसी बीमारी से संबंधित चिकित्सक के पास जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले आपने देखा है MRI का नाम। MRI एक ऐसा हमारा चिकित्सा यंत्र है जिसके द्वारा हमारे जोड़, हड्डियां, उनमें जो भी आंतरिक बीमारी है उनका पता लगाया जाता है। उसके बाद जो है हमारा आप देखेंगे उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा एक पैट है। पैट क्या बोलते हैं हमारा, ये होता है हमारा पोजीशन एमिनेशन टेम्पोग्राफी। ये क्या है हमारा, इससे क्या होता है, इससे जो होता है जो हमारे नशीले अर्थात जो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनका पता किसके द्वारा लगाया जाता है, पैट टेक्निक के द्वारा। उसके बाद क्या है हमारा, आपने देखेंगे रक्त प्रवाह के लिए भी एक हमारी एंजियोग्राफी की जाती है। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि किसी हमारी ऐसी मांसपेशी में रक्त प्रवाह जब रुक जाता है, हाथ में प्रॉब्लम आती है, तो क्या है एंजियोग्राफी कराया, जिससे ही पता लगता है कि जो रक्त प्रवाह हो रहा है हमारा वो किसके द्वारा, अर्थात उसमें अवरोध क्या हो रहा है, जिसके द्वारा हमारा अवरोध हो रहा है, उस बीमारी का पता लगाया जाता है। उसके बाद क्या है CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये क्या है, इसके द्वारा जो हमारे आंतरिक अंग हैं CT स्कैन जिसे बोलते हैं वो कराया जाता है। जैसे हमने देखा मस्तिष्क में यदि कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत CT स्कैन कराया जाता है, पता लगता है कि हमारे क्या नाम क्या परेशानी। तो CT स्कैन भी हमारी, मैंने आपको बताया क्या होता है, MRI भी हमारी ऐसी टेक्निक, एक हमारी पैट है, इसके बाद हमारा CT स्कैन भी है। तो कई सारी ये जो नई नई तकनीकें हैं जिससे हम बीमारियों का पता लगा रहे हैं। उसका टेली चिकित्सा क्या, टेली चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसके द्वारा यदि मान लीजिए हम बैठे हुए, हमारे डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए, और यदि हमारे डॉक्टर्स को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वो बाहर विदेशों में बैठे जो टॉप क्लास चिकित्सक होते हैं
उनसे तुरंत बात करके सलाह लेकर और उस बीमारी के लिए मेडिसिन दे देते हैं। वो क्या हमारी टेली चिकित्सा प्रणाली है, जिसके द्वारा विदेश में कहीं भी बैठे चिकित्सक से हमारे चिकित्सक सलाह ले सकते हैं और हम स्वयं भी ले सकते हैं। ठीक है नहीं। उसके बाद हमारे क्या है, उसके बाद हमारा हाइपोथर्मिया तकनीक। ये क्या है, इसमें अल्ट्रासाउंड तकनीक है। आपने देखा अल्ट्रासाउंड भी एक नाम आता है। क्या आता है हमारा अल्ट्रासाउंड, आपने नाम सुना होगा। अल्ट्रासाउंड जो है हमारा, जो अल्ट्रासाउंड तकनीक है वो भी, जैसे पेट है हमारा, कमर दर्द, ये अलग अलग जो पेट की बीमारी होती है सबसे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड है। चेस्ट है हमारे, इसमें कोई परेशानी होती है तो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमें तुरंत पता लग जाता है कि हमारे अगर पेट में दर्द है भी क्यों हो रहा है, कोई यदि गांठ निकले तो क्यों हो रहा है। इस तरह की जो बीमारियां हैं वो हम किसके द्वारा पता लगाते हैं, अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगाते हैं। उसके बाद क्या हमारा, उसके बाद हमारा प्रोस्थेसिस, जो हमारी प्रोस्थेसिस जो हमारी तकनीक है वो क्या है, आपने देखा जो कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण, जिसे हम कहते हैं प्रोस्थेसिस तकनीक बोली जाती है इसे। ये क्या है हमारी, ये जो है अंग प्रत्यारोपण, कृत्रिम अंग जैसे डालते हैं। यदि किसी घुटना खराब हो गया तो उसका घुटना बदल दिया, किसी कान में मशीन आवाज़ नहीं आई तो उसके अंदर मशीन फिट कर दी, किसी का हार्ट काम नहीं करता तो उसका हार्ट ही बदल जाता है। जो हमारे वाल्व होते हैं तो वो भी बदल, मतलब जी क्या कृत्रिम, अर्थात दूसरे बाहरी अंग का जो कृत्रिम अंग जो तैयार किया जाता है, उस अंग को हमारे शरीर में प्रत्यारोपित करना, हमारे शरीर में लगाना, क्या है हमारा, वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा प्रोस्थेसिस तकनीक, जिसके द्वारा हमारे कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है। उसके बाद क्या हमारा, ठीक है नहीं। अब हम उसके बाद चलते हैं, कहाँ चलते हैं, उसके बाद चलते हैं हम भैया परिवहन के क्षेत्र में। आज हम देख रहे हैं परिवहन के क्षेत्र में हमने देखा है कि पहले समय में क्या होता था, पहले समय में एक छोटी सी दूरी को तय करने के लिए भी हमें बहुत काफ़ी समय तक पैदल चलना पड़ता था, बैलगाड़ी माध्यम से बैलगाड़ी चलना पड़ता था। लोग एक जगह एक समूह में चलते थे, क्यों, जब भैया पैदल जाते थे, बैलगाड़ी चलते थे तो रास्ते में डाकुओं का खतरा ही बना रहता था, जिससे लोग एक समूह बनाकर चलते थे। परंतु आज क्या है, आज हम देख रहे हैं कि बहुत थोड़ी सी, हम लंबी दूरी को भी बहुत थोड़े से समय में तय करते हैं और किसी कार्य को करके सुबह हो जाते हैं, शाम को अपने घर वापस आ जाते हैं। आज हम देख रहे हैं परिवहन के क्षेत्र में हमारे पास क्या, मेट्रो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, तेजस ट्रेन है, एरोप्लेन है, मोटरसाइकिल है, कार है। ये सब क्या भैया, ये सब हमारी आधुनिक, ये विज्ञान की देन तो है। आज हम देख रहे हैं बाइक उठाई, हमें 50 किलोमीटर जाना, गए और वापस आ गए। क्या 50 किलोमीटर हम एक दिन में पैदल जाके आ सकते हैं, नहीं आ सकते ना। तो विज्ञान ने हमें परिवहन के क्षेत्र में भी हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे पास कई सारी चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं हमारे पास एरोप्लेन है, क्या चीज है, जिसे हम हवाई जहाज बोलते हैं। बस है, मोटरसाइकिल है, ट्रेन है, ट्रेन में हमारे पास मेट्रो ट्रेन है, इसे मेट्रो रेल कह सकते हैं, बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, तेजस ट्रेन है जो बहुत तेज चलने वाली है। आज हम देख रहे हैं ये सारी सुविधाएं हमें किसने दी हैं, भैया विज्ञान ने तो दी हैं, जिनके द्वारा आज हम लंबी दूरी को बस कम समय में तय कर सकते हैं। तो परिवहन के क्षेत्र में भी हमारा देश आत्मनिर्भर है। पहले रोड सड़क नहीं होती थी, कच्चे रास्तों से जाना पड़ता था। आज तो बढ़िया रोड बने हुए हैं, 4 लाइन 6 लाइन इस तरह के रोड बने हुए हैं, जो हम बहुत जल्दी जाते हैं, बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। तो परिवहन के क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं कि हमारा देश जो है बहुत आगे है और बहुत आगे बढ़ चुका है। ठीक, अब उसके बाद आता है हमारा विनिर्माण। भैया विनिर्माण क्या है, एक विनिर्माण क्या है, विनिर्माण का मतलब होता है, जैसे आपने देखा है उद्योग जो लगे हुए होते हैं क्या करते हैं, घरों में आप देखते हैं सरकार भी लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। क्यों दे रही है, आज हम देख रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, कच्चे माल को लाएं और उनसे कीमती उत्पाद बनाकर और उन्हें मार्केट में जाके बेचें। ये क्या है, ये क्रिया ही तो विनिर्माण है। कोई पूछ ले आपसे कि विनिर्माण क्या है, तो विनिर्माण क्या है कि कच्चे माल को खरीदकर, कच्चा माल को लाकर, कच्चे माल को खरीदकर उसके द्वारा कीमती उत्पाद बनाकर उन्हें बाहर बेचना,
क्या कहलाता है भैया? विनिर्माण कहलाता है। इस विनिर्माण की क्रिया से आज हमारा देश लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटे हल्के उद्योग लगाकर, वो भी आज अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कच्चा माल खरीदते हैं, उनसे कीमती उत्पाद बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, जिससे जब कोई लोग हो तो उससे रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें भी रोजगार मिल जाता है, और जो व्यक्ति है वो भी एक छोटे से उद्योग से बड़े उद्योग की ओर अग्रसर हो जाते हैं और अच्छा मुनाफा कमाकर अपने जीवन को अच्छा चलाते हैं। तो विनिर्माण क्रिया जो है वो कच्चे माल को खरीदकर कीमती उत्पाद को बनाकर उन्हें बेचना क्या कहलाता है? हमारा विनिर्माण कहलाता। तो इस क्षेत्र में भी हमारे देश ने बहुत बड़ा एक उत्थान, एक तरह बहुत बड़ा उछाल लगाया है, और हम देख रहे हैं कि आज दिन ब दिन छोटा व्यक्ति छोटे छोटे उद्योग लगाकर बड़े बड़े काम कर रहे हैं। चलिए, अब उसके बाद आता है हमारा क्या है? उद्योग के क्षेत्र में। उद्योग के क्षेत्र में क्या होता है? उद्योग के क्षेत्र में आपने देखा है पुराने समय में इसमें उद्योग नहीं थे, इतनी फैक्ट्रियां नहीं थी। तो भैया पुराने समय में फैक्ट्री नहीं थी तो रोजगार नहीं था इतना। आज हम देख रहे हैं, आज हमारे देश में भैया ऑयल उत्पादन की तेल फैक्ट्री है, एल्युमिनियम फैक्ट्री है, साहब ये सीमेंट फैक्ट्री है। इस तरह के कई उद्योग की आज ये हमारी एल्युमिनियम हो गई, सीमेंट फैक्ट्री हो गई, बजर फैक्ट्री हो गई, और हमारी क्या प्लास्टिक फैक्ट्री, कई प्लांट ऐसे कई फैक्ट्रियां लगी हुई हैं आज, जिनके माध्यम से कई लोगों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और हमारा देश आत्मनिर्भर भी बन रहा है। तो उद्योग के क्षेत्र में भी हमारे देश ने बहुत बड़ा उछाल लगाया है और बहुत बड़ी प्रगति की है। आज हमारा देश भी अच्छे उद्योग, कुटीर उद्योगों की श्रेणी में गिना जाता है, दीर्घ उद्योगों की श्रेणी में, बड़े उद्योगों की श्रेणी में गिना जाता है, और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। उसके बाद आता है हमारा भैया ऊर्जा के क्षेत्र में। ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं हमारे देश ने बहुत बड़ी प्रगति की है। पुराने समय में हम देखते हैं, पुराने समय में लाइट नहीं थी, सौर ऊर्जा के उपकरण नहीं थे, मोटरसाइकिलें नहीं थीं, तो क्या था? लोग भैया दीपक, कुछ लोग तो सरसों के तेल के दीपक से बढ़ते थे। उसके बाद में उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ। उसके बाद उन्होंने देखा कि फिर मिट्टी के तेल से संबंधित चलने वाले लाइनटेन हैं, लैंप है, ये चलने लगे, उनसे लोग कार्य करने लगे, उजाला करने लगे, पढ़ाई करने लगे। पर आज क्या है? आज तो हमारे पास विद्युत ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा के उपकरण चल रहे हैं, हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, मोटरसाइकिल हैं। तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारा देश बहुत अग्रणी बना हुआ है। जो हम दिन रात पेट्रोल यूज करते हैं, इसका लगभग 30% भाग हम अपने देश में ही उत्पन्न कर लें, 70% का हमारा देश आयात करता है। सौर ऊर्जा को दिन ब दिन बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? सौर ऊर्जा से दो फायदे, एक तो प्रदूषण नहीं होगा, दूसरी जितनी ये गर्मी दिन हर देख रहे हैं, हर साल गर्मी बढ़ रही है, तो क्या होता है? टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए जो ऊर्जा के उपकरण, सौर ऊर्जा के उपकरण बन रहे हैं, जब उसे ऑब्जर्व करेंगे, अधिक से अधिक सौर ऊर्जा के उपकरण बनेंगे, और जब उन्हें ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ऑब्जर्व करने के बाद जो गर्मी है उसे भी हमें थोड़ी निजात मिलेगी। टेम्परेचर उतनी तेज नहीं बढ़ेगा जितनी तेज बढ़ रहा है। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब कुछ ज़्यादा सौर ऊर्जा के दो प्रकार के होते हैं, एक तो नवीकरण और एक अनवीकरणीय। तो कुछ ऊर्जा के स्रोत तो ऐसे, कुछ प्रकार की ऊर्जा तो इसे है जो हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ ऐसी जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है कि जिस ऊर्जा को हम पुनः प्राप्त कर लें। और अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है? वो ऊर्जा जैसे हमारी पेट्रोल है, हमने एक बार पेट्रोल खर्च कर दिया, कि दोबारा हम उसे पा सकते हैं? नहीं पा सकते ना, जो खर्च हो गया। अर्थात जो हमारे अनवीकरणीय ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो लगातार वो कम होते जा रहे हैं, मतलब उनका जो खर्च होता है, खर्च बढ़ता जा रहा है और उनके उत्पादक क्षमता में कमी आ रही है। नवीकरणीय सौर ऊर्जा भैया कितनी भी खर्च करो वो थोड़ी ना खर्च होने वाली है, वो तो रोज हमें मिलती रहती है, सूर्य देता रहता है। तो दो प्रकार की ऊर्जा होती हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो होती हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और नवीकरणीय होती हैं जिन्हें एक बार खर्च हुआ तो हम उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। पेट्रोल एक बार जो खर्च हो गया, भाई 1 लीटर खर्च करी तो खर्च तो हो गया, दोबारा थोड़ी वापस मिल जाएगा, नया हमने पुनः लेके आना पड़ेगा। सौर ऊर्जा ऐसी जो हम आज खर्च करना है, रात में सुबह को पुनः प्राप्त हो गई हमें। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो प्रकार की ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ठीक है, उसका आता है हमारा कृषि के क्षेत्र में। आज हम देख रहे हैं कृषि क्षेत्र में क्या है, आपने देखा है कि पुराने समय में कृषि के इतने उपकरण नहीं थे, सिंचाई के इतने उपकरण नहीं थे, इतनी उत्पादक क्षमता नहीं होती थी। क्या था भैया? बैल थे, लोग
बैलों से जुताई करते थे, बीज बोते थे, उत्पादन। सिंचाई के लिए क्या करते थे? नहर के द्वारा सिंचाई होती थी, ढेकले के द्वारा सिंचाई होती थी, रहट के द्वारा सिंचाई होती थी। अब आप लोगों को क्या पता रहट क्या होता है? यदि हम अपने परिवार में बैठकर, आप भी अपने परिवार में बैठकर अपने पापा से या आपके दादाजी होंगे, आप उनसे कभी चर्चा कीजिए, उनसे पूछिए कि बाबा रहट क्या था, ढेकली क्या थी, तो वो आपको बताएंगे कि रहट क्या था, ढेकली क्या थी, वो आपके इसके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। ढेकली के द्वारा दो व्यक्ति एक किसी पीपे में रस्सी बांधते थे और जो थी पानी, नहर से पानी उलझ कर जो है भराई करते थे, सिंचाई करते थे। बाद में रहट क्या होता था? एक कुएं में पीपे के द्वारा चेन लगी होती थी और उसके 2 बैल चलते थे और रहट के पीछे एक व्यक्ति चलता और बैल को चलाता था और वो एक चेन के द्वारा पानी जो कुएं से भरकर आता था और वो पीपे बाहर पानी लौटते थे, जिससे सिंचाई होती थी। परंतु आज क्या है? आज हमारे देश ने बहुत प्रगति कर ली है। आज भैया जुताई के लिए हमारे पास ट्रैक्टर हैं, रूटीवेटर है, कल्टीवेटर है, हैरो हैं, तमाम उपकरण हैं, इनसे हम जुताई करते हैं और एक दिन में खेत तैयार करके और हम बीज बो देते हैं। सिंचाई के लिए हमारे पास इंजन है, हमारे पास समरसेबल चल रहा है, ट्यूबवेल चल रहा है। इतनी सारी सुविधाएं हमें आज विज्ञान ने दे दी। तो आज हम देखना, आज कृषि के लिए हरी क्रांति, हरित क्रांति, भूरी क्रांति, पीली क्रांति, इन क्रांति को जो स्टार्ट किया गया था, जिससे देश बहुत आगे बढ़ गया। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति के अंतर्गत अन्न के क्षेत्र में अधिक उत्पादक क्षमता को बढ़ाना क्या कहलाता है? हमारा हरित क्रांति कहलाता है। पीली क्रांति क्या है? पीली क्रांति ऑयल यानी कि तेल के क्षेत्र में जो हमने प्रगति की है वो क्या? वो हमारी भूरी क्रांति कहलाती है। और वो पीली क्रांति कहलाती है। और भूरी क्रांति क्या हमारी? भूरी क्रांति है जिसके द्वारा जैविक खादों का, अर्थात जैविक खाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो रासायनिक खाद है उनको कम किया जा रहा है। क्योंकि रासायनिक खाद से हम देख रहे हैं कि एक तरफ यदि हमें फायदा है तो एक तरफ हमें नुकसान भी है। आज हम देख रहे हैं कि हर साल हमें कृषि में अधिक लागत लगानी पड़ रही है। क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि जो रासायनिक खाद उर्वरक हैं वो जब अधिक मात्रा में लगाते हैं तो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति को कम कर रहे हैं, जिससे वो उसकी जो उत्पादक क्षमता तो हम प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उर्वरा शक्ति हमारी कम होती है, जिससे हमें अगले साल अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे हम एक ने ऐसे देखेंगे जिसे हम मृदा प्रदूषण भी कहते हैं। अगर हम ऐसा ही चलता रहा तो आगे देखेंगे उर्वरा शक्ति बहुत कम हो जाएगी। इसलिए सरकार द्वारा भूरी क्रांति एक योजना शुरू की गई, जिसके द्वारा जैविक खाद को बढ़ावा यानी कि हरी खाद को बढ़ावा दिया गया और रासायनिक खादों को कम किया जा रहा है, जिससे कि जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाए और उसकी उर्वरा शक्ति में कोई कमी ना आए और हम सही आज सस्ते रूप में अधिक खेती उत्पादन क्षमता प्राप्त करके और अपने को उन्नत कर सके। तो किसानों के लिए भी आज हमारे कृषि क्षेत्र में भी देश बहुत आगे है, अग्रणी बना हुआ है। आज ऐसी सुविधा है कि हम घर बैठे बैठे अपना अनाज बेच देते हैं, व्यक्ति आता है ले जाता है, बड़ी बड़ी मंडियों में गए, अनाज लिया, बेच दिया। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम प्रगति कर रहे हैं। उसका लास्ट आता है हमारा व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति घर बैठे बैठे व्यापार को प्रयास करते रहते हैं। पहले क्या होता था? माल खरीदना, भैया पैसे लेके जाओ, माल दो, बांस जाओ, माल लेके आओ। आज क्या है? आज घर बैठे बैठे इंटरनेट के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, फोन पे के द्वारा हमने घर बैठे बैठे पे कर दिया, पेमेंट पहुंच गया, उधर से हमारा माल आ गया, हमने घर बैठे बैठे हमारा बिजनेस चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। एटीएम वगैरह है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें जो है हम लगातार प्रोसेस कर रहे हैं और घर बैठे बैठे अपने उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें एक और रह गया था, मैंने आपको बीच में रह गया था, वो आपको बता दे रहा हूं। शिक्षा के क्षेत्र में जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक पॉइंट हमारा रह गया था इसमें। शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? आज हम देख रहे हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट, आज हम देख रहे हैं कि इंटरनेट के द्वारा आज हम किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो तुरंत हमने नेट पर क्वेश्चन डाला, उसका आंसर ले लिया। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर पर बैठे बैठे हमने कोई कार्य करना है, बहुत जल्दी कर दिया। फ़ोन है हमारे पास, स्मार्टफोन है, नेट के द्वारा हमने तुरंत कोई क्वेश्चन पढ़ा, तुरंत डाल दिया। घर बैठे बैठे हमने जो बाहर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उनसे हमने बैठे बैठे कोचिंग सेंटर वहाँ का चैनल डाउनलोड किया और जो अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उनसे हमने घर बैठे बैठे पढ़ाई कर ली। घर बैठे हमने उन्हें फीस दे दी और घर बैठे डेली हमारी क्लासें चल रही हैं। हमने घर बैठे कोरोना काल में भी हमारी पढ़ाई लगातार प्रगति की ओर है। क्यों? आज मैं भी जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या, ये इंटरनेट का माध्यम ही तो है। आज मान लीजिए ऑनलाइन आपकी क्लास चल रही है तो क्या ये इंटरनेट का माध्यम ही तो। अगर आज ये इंटरनेट नहीं होता तो क्या इस कोरोना काल में भी हम पढ़ाई कर पाते? नहीं कर पाते।
परंतु आज विज्ञान ने हमें ये दे दिया कि आज हम कोरोना काल में भी घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई को अग्रसर हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बहुत अधिक प्रोत्साहित किया है, बहुत अधिक हमने प्रोग्रेस की है, जिसके द्वारा आज ये मार कर लिख रहा हूँ, ये भी तो विज्ञान की देन है। पेन लिख रहे हैं, ये भी तो विज्ञान की देन है। आज हम कागज़ पे लिख रहे हैं। पुराने समय में क्या था? पुराने समय में लकड़ी की तख्ती होती थी, लकड़ी की तख्ती होती थी और उसमें जो उस पर मिट्टी का एक क्या नाम, पुराने समय दबात बनाते थे, घोलते थे, और एक जो लकड़ी होती है जिसे हम सेंटा भी बोलते हैं गाँव की भाषा में, उसमें हम उसकी कलम बनाए और लिख लिया। आज क्या है? आज हमारे पास कॉपी पेन है, कंप्यूटर है, कॉपी पेन का ही नहीं, हमने कंप्यूटर बैठ के लिखिया, काम अपना शुरू हो गया। तो आज हम देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बहुत आगे प्रोग्रेस किया। शिक्षा का एक ऐप डाउनलोड किया हुआ है एडुसीट, जिसके द्वारा हम देख रहे हैं कि बाहर बैठे बैठे जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, उनके माध्यम से भी हम पढ़ाई कर लेते हैं और हमारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आती है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम देखें तो हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की जो तकनीकी है वो बहुत अधिक आगे बढ़ चुकी है। अर्थात यदि हम एक दूसरे तत्व में कहें तो आज विज्ञान के बिना हम अधूरे हैं। आज हम देखते हैं यदि मोबाइल ना हो तो हम बड़े बेचैन से हो जाते हैं। अर्थात विज्ञान के बिना हम कैसे हैं? हम बहुत अधूरे हो चुके हैं और विज्ञान हमारे जीवन में पूर्ण रूप से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। ठीक है, तो आज मैंने बच्चों आपको ये विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में बताया जो हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग है, इसके द्वारा किस किस क्षेत्र में हमारे विज्ञान ने क्या प्रोग्रेस किया, हमारे देश ने क्या प्रोग्रेस किया, उसके सारे बारे में हमने अध्ययन किया है। आज हम देख रहे हैं कि प्रत्येक क्षण में विज्ञान के हर कदम पर विज्ञान है। ठीक है, तो बच्चों मैं समझता हूं कि आज ये आपको जरूर समझ में आया होगा, और यदि फिर भी किसी को कोई बात पूछनी हो तो ग्रुप पर मेरा नंबर चल रहा है, उससे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस जो लेसन का PDF है वो आपके द्वारा आपके घर पे ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।